सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारा टॉपिक पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियोस कवर कर चुकी हैं जिसमें हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है पॉलिटिक्स के बारे में, और साथ ही साथ में व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, वो भी हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है। तो अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ डू दैट। अब बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में देखना है कि पॉलिटिकल थ्योरी प्रैक्टिस में हम कैसे डेली बेसिस पर देखते हैं, तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इवन दो हम शायद पहली बार पढ़ सकते हैं, पहली बार हम सुन रहे होंगे पॉलिटिकल थ्योरी भी होता है, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इतनी सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन बिना जाने भी अब तक भी हम बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल थ्योरी में आती है वो हम अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। वो कैसे, वो हम समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बात करी हुई है कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम बहुत सारे आइडियाज़ पढ़ते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन। तो इनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, पहले तो हम इनका ओरिजिन पढ़ते हैं कि अच्छा फ्रीडम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, फ्रीडम का आइडिया का ओरिजिनेशन कहाँ है, किस पर्टिकुलर इवेंट से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका मीनिंग समझते हैं कि फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के मीनिंग होते हैं फ्रीडम के, हम वो समझते हैं। फिर उसके बाद हम क्या समझते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं कि हमने समझ तो लिया कि फ्रीडम क्या है, लेकिन फ्रीडम ज़रूरी क्यों है, फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हम उस चीज़ को भी समझते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बहुत सारे डिबेट्स करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर। लेकिन जब हम टॉपिक्स पर डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं ना, तो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट डज़ इट मीन। अगर सपोज़ हम जस्टिस पर डिबेट कर रहे हैं, तो हम डिबेट करते टाइम ये पूछेंगे अपने आप से कि व्हाट डज़ एक्चुअली जस्टिस मीन्स, जस्टिस का मीनिंग क्या है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, हाउ डज़ इट मैटर, जस्टिस मैटर कैसे करता है, वो भी हम पूछेंगे, है ना, उस पर भी हम लोग डिबेट करेंगे। तो जब हम ये समझ रहे हैं तो हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, है ना। वो पूछते हैं व्हाट इज़ फ्रीडम, वो पूछते हैं व्हाट इज़ इक्वालिटी, अपने पर्सपेक्टिव्स रखते हैं फ्रीडम के बारे में, अपने पर्सपेक्टिव्स रखते हैं इक्वालिटी के बारे में। और जब अब वो अपने पर्सपेक्टिव रखेंगे तो अलग अलग डेफिनेशंस आएंगी हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि फ्रीडम के बारे में रूसो ने काफ़ी ज़्यादा बात करी है, लेकिन फ्रीडम के बारे में गांधी जी ने भी बात करी है। उन्होंने आइडिया ऑफ स्वराज दिया है, उन्होंने बोला है कि जब मैं फ्रीडम की बात करता हूँ तो मैं केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तक अपने आप को सीमित नहीं करता, मैं स्वराज के बारे में बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि मेरा फ्रीडम होना चाहिए खुद पर भी, कि मैं अपनी गलत आदतों से मुक्त हो जाऊँ, मैं अपने जो गंदे एक तरीके से विचार है, जो गलत थॉट्स हैं, मैं उससे मुक्त हो जाऊं। ठीक है, मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, मैं अपने गलत एक्शंस को कंट्रोल करूं, तभी तो मैं अपने आप को बोलूँगा कि हाँ हम स्वराज है, हमारे पास स्वराज है, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये देखो पर्सपेक्टिव, एक तरफ रूसो का अलग पर्सपेक्टिव है फ्रीडम के बारे में, एक तरफ गांधी जी का पर्सपेक्टिव अलग है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं उन सभी की जो डेफिनेशंस हैं, उन सभी के डेफिनेशंस अलग है, क्योंकि अलग अलग थिंकर ने अपने अपने मुताबिक चीज़ों को हमें दिया है, अपने अपने मुताबिक चीज़ों को डिफ़ाइन करा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ तक। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में ये होता है कि जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कुछ भी चीज़, तो हमारे पास हर चीज़ की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि भाई ट्राइंगल का मतलब क्या है, ट्राइंगल का मतलब जिसपे 3 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे, या अगर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ट्राइंगल के एरिया निकालने का या सर्कल के एरिया निकालने का, तो चीज़ें क्या होती है, एक ही होती है, एक चीज़ होती है, फिक्स्ड होती है चीज़ें, एक डेफिनेशन होती है हर चीज़ की। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसे नहीं होता।
ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी में हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, चाहे हम इक्वालिटी की बात करें, चाहे हम फ्रीडम की बात करें, या फिर हम जस्टिस की बात करें। ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्यों अलग अलग डेफिनेशन है? ऑफ कोर्स एक हम लोगों ने ऑलरेडी रीज़न पढ़ लिया कि क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर्स अपने अपने मुताबिक चीज़ों को डिफाइन करते हैं, इसलिए हमारे पास अलग अलग डेफिनेशंस हैं, है ना। लेकिन और भी रीजंस हैं, और रीजंस क्या है वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चले, यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को हम लास्ट में जब पूरा का पूरा टॉपिक हम कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम तब डील करेंगे। हम सोचने की कोशिश करेंगे एक साथ, आप भी सोचना मैं भी सोचूंगी कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है। ठीक है, थिंक करेंगे थोड़ा सा दोनों मिलकर एक साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया हुआ है, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी में सारी चीज़ों की डेफिनेशंस बहुत सारी है, मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, तो हम उसको और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डेफिनेशंस अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो क्यों हैं। इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है एक कॉन्सेप्ट का, जो है इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में बात करी है, और फिर उसके बाद बात करी गई है कि इक्वालिटी का ओपिनियन, हर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए इक्वालिटी अलग अलग क्यों है। ठीक है, क्यों है अलग अलग, वही एग्जाम्पल के ज़रिए हमें समझाया गया है। पहला एग्जाम्पल समझते हैं। पहले क्या बोला हुआ है, सपोज़ आप एक लाइन में खड़े हुए हो। ठीक है, जब भी आप लाइन में खड़े हुए हो, किसी भी लाइन में, चाहे शॉप की लाइन में हो सकता है, डॉक्टर के वेटिंग रूम में हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस में हो सकता है। ठीक है, हम सभी लाइन में खड़े हुए हैं। अचानक से एक व्यक्ति आता है और सबको क्रॉस करते हुए, सब व्यक्ति जो लाइन में खड़े हुए थे उनसे आगे निकल करके एकदम सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारा रिएक्शन होगा कि भाई ये तो गलत है ना। हम सभी उसको बोलेंगे कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, वापस आओ और सबसे पीछे खड़े हो क्योंकि तुम सबसे लास्ट में आए हो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है ना, कहेंगे ना। तो यहाँ पर हमारे लिए जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है वो क्या होता है, हम इस तरीके से जब हम अपने आप को कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। जब भाई सब लाइन में खड़े हुए हैं तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, या आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दे कि आप सबसे लास्ट में आए भी हो और सबसे पहले चले जाओ। उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी लाइन में खड़े हुए हैं, बताओ, है ना। हम ये रिएक्शन देंगे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इक्वालिटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। समझ में आ गया? ये कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया। दूसरा कॉन्टेक्स्ट पकड़ो। एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि आप तो लाइन में खड़े हुए हो, साथ में आपके बगल में एक और अलग से स्पेशल लाइन है जिसमें कुछ पुअर इंडिविजुअल्स, पुअर तो नहीं बट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ओल्ड इंडिविजुअल्स का और डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स का। सपोज कुछ बूढ़े लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और कुछ डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स खड़े हुए हैं, तो उनकी अलग लाइन है। अब हो क्या रहा है ना कि उनकी लाइन है छोटी और उनको पहले प्रेफरेंस दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि उनको पहले देखा जा रहा है, इसकी वजह से जो हमारी लंबी लाइन है, हमारा नंबर धीरे धीरे आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, बताओ कि जो स्पेशल लाइन बनाई जा रही है ओल्ड के लिए, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए, जो हमने अलग लाइन बनाई है नॉर्मल इंडिविजुअल्स से, क्या आप इसको इनइक्वालिटी बोलोगे? क्या आप इसको इनजस्टिस बोलोगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, ये तो इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, क्या है यहाँ पर फिर? तो हम ये बोलेंगे कि इक्वालिटी का मतलब ये थोड़ा है कि हम हर किसी को बराबर तरीके से ट्रीट करें, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इक्वालिटी का मतलब ये भी होता है कि हम जिस इंडिविजुअल को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस तरीके से अपनी इक्वालिटी को डिफ़ाइन कर देंगे। ये जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है ग्रीन कलर से मैंने मार्क करी है, साथ ही साथ में मैंने रेड टिक भी करा है, तो प्लीज़ आप भी टिक करते चलिए साथ साथ में, क्योंकि ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इक्वालिटी की। और क्वेश्चन जब उठेगा कि किस तरीके से हम इक्वालिटी को समझते हैं, सो यू कैन अंडरलाइन दैट कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमारी आइडियाज़ हैं उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो और ये 2 लाइन लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो अभी तक हमने केवल 2 कॉन्टेक्स्ट पढ़े, इक्वालिटी का अलग अलग मीनिंग जाना। अब तीसरा कॉन्टेक्स्ट भी हम समझते हैं। तीसरे कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि चलिए मान लिया कि हमारे पास तो पैसे भी है, ठीक है, हमारे पास पैसे हैं, हम लाइन में भी खड़े हो सकते हैं, हम बढ़िया हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ना जिसके पास पैसे भी नहीं है कि वो लाइन तक में खड़ा हो सके, है ना। हम अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ पुअर इंडिविजुअल्स की।
ठीक है। तो जो इस पर्टिकुलर पेज में जो पहला पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है ब्लू बॉक्स के नीचे, तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, बात करी गई है कुछ ऐसे लोगों की जो अपने डेली बेसिस पर जो बेसिक नीड्स है इवन उनको भी मीट नहीं कर पाते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो डेली लेबरर्स के तौर पर काम करते हैं, डे लेबरर्स के तौर पर काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, इसलिए उनकी बेसिक अर्निंग, डेली अर्निंग बहुत कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वो उनकी अपनी बेसिक नीड्स पे सेटिस्फाई नहीं कर पाते। उनके बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ता है क्योंकि उनके पास, उनके माता पिता के पास इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं होती कि वो उनकी फ़ीस पे कर सके, उतनी ज़्यादा पे उनकी नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि इक्वालिटी का मतलब क्या है। इक्वालिटी का मतलब ये भी होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के लिए भी कुछ सर्टन स्पेशल प्रोविजंस लेकर के आए, कुछ वेलफेयर प्रोविज़न गरीब लोगों के लिए होने चाहिए, है ना, ताकि उनकी बेसिक नीड्स तो कम से कम बेसिक तरीके से फुलफ़िल हो सके। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इक्वालिटी मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ फेयरनेस सो दैट द पीपल आर नॉट अनड्यूली एक्सप्लॉयटेड एंड डिसएडवांटेज्ड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब इक्वालिटी का मतलब एक ऐसी फेयरनेस लोगों के बीच में लेकर के आना है, सम काइंड ऑफ फेयरनेस लेकर के आनी है बीच लोगों में, कि जो इंडिविजुअल्स इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली कैपेबल नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सके, कम से कम उनकी बेसिक नीड्स तो फुलफ़िल हो ही जानी चाहिए। ठीक है। ये हमने यहाँ पर बताया कि भाई इक्वालिटी में अगर हम पुअर की कंडीशन को देखें तो हमारे लिए इक्वालिटी होना चाहिए कि कुछ फेयर कंडीशंस इनको भी दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसी कंडीशंस को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। बात करी गई है कुछ सर्टेन बच्चों की, जो गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, जो स्कूल्स तक भी नहीं जा पाते हैं, क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को फीड करना है, उनके पास घर में खाना नहीं है, काम करेंगे तब जा करके थोड़ा बहुत पैसे आएंगे और उस पैसे से खाना आएगा। ठीक है। तो उनको, वो स्कूल नहीं जा पाते, वो खाने के लिए, क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। दूसरा जो अलग एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है गर्ल चाइल्ड का, अगर एक गर्ल चाइल्ड पुअर हाउस होल्ड में जन्म लेती है तो कुछ समय के बाद वो स्कूल से वापस आ जाती है, क्योंकि वापस इसलिए आ जाती है, उसको स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि घर में रहने वाले जो छोटे भाई बहन हैं उनका देखभाल करना है, यंगर सिबलिंग्स को देखना है उसको। ठीक है। क्योंकि माता पिता बाहर काम करेंगे ना, उसको सिबलिंग को देखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इवन दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, करता है कि नहीं, फ्री एजुकेशन सभी को दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है ना, इसको हम लोगों ने फंडामेंटल राइट तक बना दिया गया है। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। लेकिन ये राइट तो ऐसे बच्चों के लिए तो बिल्कुल एक फॉर्मल है, क्योंकि उनकी रियल लाइफ में तो नहीं है, उस बच्चे की रियल लाइफ में तो नहीं है जिसको अपना स्कूल छोड़ करके अपने भाई बहन की देखभाल के लिए अपना स्कूल तक छोड़ना पड़ रहा है, उसके लाइफ में तो ये चीज़ है ही नहीं। और हम लोग क्या फील करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, हम ये फील करेंगे अंदर से कि देखो यहाँ पर ज़रूरत है कुछ गवर्नमेंट करे इन बच्चों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, ताकि कम से कम ये अपनी बेसिक नीड्स को तो फुलफ़िल कर सके, बच्चे स्कूल जा सके, उनके माता पिता को इतना पे तो मिल सके, इतनी वेजेस तो मिल सके कि वो अपने बच्चों की फ़ीस दे सके। फील करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, दैट इतनी सारी अलग अलग डेफिनेशंस हमने पढ़ी, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमने अलग अलग इक्वालिटी के आइडिया को समझा। तो आवर आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये बोल रहा है कि भाई कॉम्प्लेक्स हो गई ये चीज़ें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है हमारा आइडिया ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि एक आइडिया ऑफ इक्वालिटी हो तो बताऊँ ना, अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमारे आइडियाज़ भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लाइन में खड़े हुए थे, जब हम लोग लाइन में खड़े होते हैं या प्लेग्राउंड में खड़े होते हैं तो हमें क्या चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए कि भाई सबका बारी बारी से नंबर आए, है ना। वहीं दूसरी ओर अगर हम डिसेबल्ड इंडिविजुअल हो जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई हमें स्पेशल प्रोविजंस मिले। ठीक है, क्योंकि मैं डिसेबल्ड इंडिविजुअल हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलने चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बहुत पुअर इंडिविजुअल हैं, अगर हमारी बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तो हम ये बोलेंगे कि केवल इक्वल अपॉर्चुनिटीज से मेरा काम नहीं होने वाला, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट इनफ फॉर मी। हमारे लिए क्या चाहिए, वी वांट सर्टन प्रोएक्टिव मेजर्स, वी वांट सर्टन वेलफेयर मेजर्स, जैसे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे, जॉब्स,
डिसेंट वेजेस हमें चाहिए, हमें सब्सिडाइज हॉस्पिटल्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं उनको मुफ्त इलाज दिया जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो क्या है वो वेलफेयर मेजर है, वो प्रोएक्टिव मेजर है, ताकि जो लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं वो लोग फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। जॉब्स के अंदर क्या है, मनरेगा है। मनरेगा क्यों दिया जा रहा है, ताकि एटलीस्ट जो गरीब लोग हैं जिनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, उनको 100 डेज़ का गारंटीड वर्क मिले, कम से कम 100 दिन तो वो काम कर पाए साल में, अगर उनको काम नहीं मिल पा रहा है तो। समझ पा रहे हो। डिसेंट वेजेस के लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं कि अगर कोई काम करवाता है तो उसके लिए एक सर्टेन मिनिमम वेज उसको देनी ही देनी है, उससे नीचे आप नहीं दोगे। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के सर्टेन प्रोएक्टिव मेजर्स है उन स्पेशल लोगों के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उनकी लाइफ में फेयरनेस आएगी, उनको भी लगेगा कि हाँ हमारे लिए कुछ किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि द रीज़न दैट वी हैव मेनी डेफिनेशंस इज़ बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास इतनी डेफिनेशंस क्यों हैं? पहला हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा, डेफिनेशंस इसलिए है क्योंकि हर थिंकर ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। लेकिन जब हम इक्वालिटी के आइडिया को पढ़ रहे हैं या किसी और कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते, तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमारी डेफिनेशंस अलग अलग ही निकलती है, ठीक है। हम लोगों ने क्या शुरू करा, हम लोगों ने अपनी बात शुरू करी, फिर हम पुअर पर चले गए, फिर हम डिसएडवांटेज पर चले गए, हम सीनियर सिटीजन्स की भी बात हम लोगों ने करी, और इसकी वजह से हमने क्या डिस्कवर करा, हमने अलग अलग लेयर्स को डिस्कवर करा कि जब हम इक्वालिटी की बात करेंगे ना तो उसमें अलग अलग लेयर्स होंगी। और ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम मीनिंग समझ रहे हैं, अलग अलग जो कॉन्टेक्स्ट को हम समझ रहे हैं, ये सब चीज़ हम पॉलिटिकल थ्योरी ही कर रहे हैं, इसको ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये रेलिवेंस है कि हम सब कुछ कर भी रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से जो भी चीज़ें रिलेटेड है वो हम सब कुछ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न हो, जो ओल्ड सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ अलग तरीके से हमें करना चाहिए, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दो अगर हम सब कुछ एकदम नॉर्मल इंडिविजुअल है। हम सब कुछ जान भी रहे हैं, कर भी रहे हैं रियलिटी में, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि अच्छा ये पॉलिटिकल थ्योरी होती है, अच्छा ये पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना पड़ता है। जी हाँ, ये पढ़ना पड़ता है, और ये हम कर भी रहे हैं, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं कि अगर हमारी जो स्कूल्स हैं उसमें अगर PWD स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल रैम्प्स नहीं है, वो बिल्डिंग स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन नहीं है, उनके लिए कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर PWD स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली टॉयलेट्स नहीं है, तो स्टूडेंट्स आवाज़ भी उठाते हैं उस चीज़ के लिए। तो देख लो आपकी लाइफ में सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि नहीं है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं पॉलिटिकल थ्योरी को अपनी लाइफ में, खुद देखो और खुद रियलाइज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ें तो क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्या करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को ही समझाते हैं, ठीक है। उन पर वो डिबेट्स करते हैं, उनके डाइवर्स मीनिंग्स को बताते हैं और अपने अपने ओपिनियंस को देते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, ओपिनियंस, डिबेट्स, डिस्कशंस, जब ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल थ्योरिस्ट करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट थ्योरी निकल करके आती है। अच्छा, फ्रीडम ये होता है, फ्रीडम में अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, फ्रीडम का मतलब फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़, ये सब कुछ डिबेट्स, डिस्कशंस के बाद जा करके निकल करके आती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस वो जो उठाते हैं वो क्या उठाते हैं, व्हेन इज़ द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इनफ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कब इनफ होती है, कब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, कब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, एंड हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग शुड द स्पेशल ट्रीटमेंट बी गिवन, ठीक है। कब तक देना चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट और कितने लंबे टाइम तक देना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन क्या उठाते हैं कि क्या मिड डे मील स्कीम जो है वो हमें देनी चाहिए, ताकि बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है इसलिए उनको काम करना पड़ता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिड डे मील दे दें, वो बच्चे अगर खाना नहीं मिल रहा है उनको तो वो स्कूल में ही खाना खाएं और फिर वहाँ पर पढ़े भी, ठीक है। ये सारे डिस्कशंस हुए पॉलिटिकल थ्योरी में, और फिर उसकी वजह से उसके बेसिस पर हमने अपनी स्कीम्स भी बनाई, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल आइडियाज़, इक्वालिटी, फ्रीडम की वजह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला ना, उनको प्रियम्बल में डाला ना, उन लोगों को, उन सारे आइडियाज़ को, तो उन लोगों के आइडियाज़ को, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के आइडियाज़ को ठीक उसी तरीके से हमने अपनी पॉलिसीज़ का भी पार्ट बनाया है, ठीक है। समझ पा रहे हो।
लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ की, एज यू कैन सी द इशूज़ आर एमिनेंटली प्रैक्टिकल। गरीबी के बारे में बात करना, PWD इंडिविजुअल्स के बारे में बात करना, ठीक है, और स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में बात करना, ये सारे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, डेली बेसिस पर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं और ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, ओके। एंड दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग द पब्लिक पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पॉलिसीज़ के लिए, और कौन कौन सी पॉलिसीज़, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उनके लिए एक सर्टेन गाइडलाइंस के तौर पर काम करते हैं। तो देख लो, अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से वो हमारी पॉलिसीज़ का पार्ट बनते हैं, वो थ्योरीज़, वो कॉन्सेप्ट्स हमारी पॉलिसीज़ का पार्ट बनते हैं, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो, या कोई और अदर सोशल वेलफेयर मेजर ही क्यों ना हो, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आप आने वाले टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जाओ, चाहे आप जर्नलिज्म की फील्ड में जाओ, चाहे आप लॉयर बनो, चाहे आप एक्टिविस्ट बनो, आप खुद सोचो कि क्या ये सारी पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें के बारे में जानने की ज़रूरत क्या आपको नहीं है। अरे अगर आप सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, आप UPSC का एग्ज़ाम दोगे, तो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ तो आपको यही करनी पड़ेगी ना कि बेसिक पॉलिसीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे ग्राउंड लेवल पर, मनरेगा को इम्प्लीमेंट करोगे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। तो आप खुद सोचो कि अभी अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अगर हम नहीं समझेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हम वहाँ पर जो एक फीलिंग के साथ जो काम करना होता है, जो हमारे अंदर एक भावना आती है कि हाँ, हमें ये पॉलिसी हर व्यक्ति तक पहुँचानी है, जो गरीब है, जो इसका हकदार है, वो फीलिंग कैसे आएगी जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, तो वो कैसे आ जाएगी चीज़ों को, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ पर, हम फिर चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक काम कैसे करेंगे लोगों के लिए। जर्नलिस्ट है तो लोगों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी ना कि इन लोगों को पर्टिकुलरली पॉलिसीज़ नहीं मिल रही, ठीक है। चाहे हम लॉयर बने, आप आगे जा कर के लॉयर बनो, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट बनो, कुछ भी करोगे, पॉलिटिकल थ्योरी उसका बेस होगा। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को इस तरीके से अब हमें नहीं पढ़ना है कि केवल एग्ज़ाम के लिए 2 दिन पहले हम पढ़ेंगे, बाकी ख़त्म। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप बाद में जाकर के रियलाइज़ करोगे कि यार गड़बड़ कर दी। अगर उस टाइम अंडरस्टैंडिंग ले करके, इंटरेस्ट ले करके, रियल लाइफ से कनेक्ट कर करके, न्यूज़पेपर्स के साथ पढ़ करके चीज़ें समझी होती ना, तो मज़ा आया होता और साथ साथ में एक बेहतर इंसान बनते, और जिस भी फील्ड में जाओगे उसमें बेहतर करते हम लोग दूसरों के कंपैरिजन में। इसलिए अंडरस्टैंड करो, केवल एग्ज़ाम में पास होने के लिए मत पढ़ो, वो तो आप वैसे भी हो जाओगे, ठीक है। समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो, आपसे काम करने के लिए पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी, ये चीज़ आपके फ्यूचर में काम आएगी, इसलिए पढ़ो, ठीक है। नॉर्मल सिटीज़न भी रहोगे ना, तो अपनी पॉलिटिकल डिबेट्स को, अपने इश्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को 4 लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से रख पाओगे। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ो, समझ करके पढ़ो, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो इक्वालिटी है, उसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बाकी सारे ओपिनियंस को समझते हैं, ठीक है, और वो एवरीडे ओपिनियन, डिबेट्स और पॉसिबल मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, और पॉलिसी ऑप्शंस जितने भी हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्या करते हैं, उसी के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने ऑलरेडी ले भी ली है, ठीक है। सो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, और एक्चुअली में हम कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज़ लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, ठीक है। तो मैं 1-2 चीज़ें डिस्कस करूँगी, बाकी आपके ऊपर है, आप भी और थोड़ा सा सोचो, ठीक है, और फिर जा करके इसके आंसर को हम एक तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला रीज़न कि भाई मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं थिंग्स के बारे में, है ना। कैसे, आप पूछोगे कि कैसे हम थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि चलो हमें अगर एक बिल्डिंग बनानी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छा इसका लेंथ कितना रखना है, इसका हाइट कितना रखना है, ठीक है, और इसका वेट किस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, कौन कौन से मटीरियल का वेट कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर लगाते हैं। कभी भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसका लेंथ, वेट, हाइट, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर
अगर हमें कोई प्लेग्राउंड बनाना है तो हमें देखना है इसका एरिया कितना है, सर्कमफ्रेंस कितना है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये सारी चीज़ों में हम मैथ्स एक तरीके से अप्लाई करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी हम लोग अप्लाई करते हैं ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ बनानी है, कोई थिंग्स के साथ डील करना है तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को अपनी लाइफ में ले करके चल रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं कि अगर मैं राइट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मैंने आज न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ी कि जो LGBTQ कम्युनिटी है वो अपने राइट्स की डिमांड कर रही है, तो मुझे फिर समझ में आएगा, क्वेश्चन मैं करूँगी कि अच्छा उनके लिए राइट्स क्या है, ठीक है। वो जब हमारे पास इतने सारे राइट्स हैं तो वो क्यों कह रहे हैं कि उनके पास कोई राइट नहीं है? हम उस तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम ह्यूमंस के साथ डील करेंगे, जो भी हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे वो हम ह्यूमन लाइफ में रिलेट करेंगे, और इससे ह्यूमन लाइफ जो है वो बेटर होगी। क्यों बेटर होगी? क्योंकि हम समझ पाएंगे कि हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके की प्रॉब्लम को हमें डील करना पड़ रहा है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग तो ये है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैथ्स में जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो एक बार जो चीज़ें हो गई, एक बार जो डेफिनेशन सेट हो गई तो हो गई। ट्राइंगल का मतलब ये है, ठीक है, 3 लाइन और 3 एंगल, तो ये हो गया फिक्स्ड डेफिनेशन। पॉलिटिकल साइंस में फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिफाइन करा है। सो पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट स्टैटिक, यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स्ड नहीं है जैसे मैथमेटिक्स में है। पॉलिटिकल थ्योरी डायनेमिक है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? डायनेमिक है, मल्टीपल डेफिनेशंस के साथ, क्योंकि हम ह्यूमंस के साथ डील करते हैं तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। जैसे हमने इक्वालिटी को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करा और अलग अलग इक्वालिटी की डेफिनेशंस आई, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न रहा। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जो मैथमेटिक्स है उसमें उसको हम डेली लाइफ में कितनी बार यूज़ करते हैं। आप बोलोगे कि मैथमेटिक्स को हम डेली लाइफ में कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं, और एक दो जगह एग्जांपल के तौर पर आप दे दोगे, लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो तो हम अपने आसपास की ज़्यादातर चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। कैसे रिलेट करते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी इज़ समथिंग जो हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम बस में जा रहे हैं और अगर हम देख रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज मेरा रंग अलग है या मेरा जेंडर अलग है या मेरे पिताजी कुछ और तरीके का काम करते हैं, तो इसकी वजह से मुझे सीट अगर नहीं मिल रही है तो हम आवाज़ उठाएंगे कि नहीं उसके खिलाफ, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज समथिंग जो जहाँ जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ वहाँ पर हर उस जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इतना स्कोप मैथमेटिक्स में नहीं है, ठीक है। कंपैरेटिवली पॉलिटिकल थ्योरी की एप्लीकेशन का, प्रैक्टिस का स्कोप ज़्यादा है मैथमेटिक्स से, इसीलिए दोनों में क्या है, अंतर है। समझ पा रहे हो? तो मेरी तरफ से ये पर्सपेक्टिव हो सकते थे। बाकी आप अपने ओपिनियंस रखो, खुद सोचो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर और बताओ कि और क्या क्या हो सकता है, और कुछ और अगर आपके ओपिनियंस आए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा हो गया, जो हमने अंडरस्टैंडिंग करी पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, और हमने जाना कि कैसे मेरी लाइफ से, हम सब की लाइफ से पॉलिटिकल थ्योरी सीधा सीधा जुड़ी हुई है। सो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ सपोर्ट दिस बिगिनर चैनल एंड इट रियली नीड्स योर सपोर्ट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगा है एफर्ट्स डाले गए हैं हम लोगों के द्वारा, सो प्लीज़ शो द लव एंड सपोर्ट फॉर द एफर्ट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार।